हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 29 जिसमें हम चैप्टर 8 का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पिछले पार्ट में हमने कंट्रोलिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके फीचर्स और साथ ही उसकी इंपॉर्टेंस देखी। आज हम इसके बचे हुए टॉपिक्स करेंगे और साथ ही चैप्टर को फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गाइस टू एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग, लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। कंट्रोलिंग के भी दो पहलू हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अब ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एक्टिविटीज़ यानी कि जो आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए और जो आपके ऑपरेशंस हैं यानी जो आपका मेन टास्क है प्रोडक्शन करना, सेल्स करना, इस सब से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को आप रिव्यू करोगे, आप चेक करोगे कि स्टैंडर्ड्स जो आपने सेट किए उनके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में आप ये चेक करते हो कि जो आपने स्टैंडर्ड्स, जो आपने प्लान्स बनाए थे, क्या वो आपकी कैपेबिलिटी और आपके पोटेंशियल को सूट करता है स्टैंडर्ड। कि आपका पोटेंशियल है कि आप 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो पर डे, लेकिन आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो सिर्फ 100 यूनिट्स का। या आप 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो लेकिन आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो 300 का, जो आप कर ही नहीं सकते, आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड में दोनों में बहुत ही फ़र्क आ जाता है, मिसमैच हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो आपका स्टैंडर्ड है वो आपके पोटेंशियल के ही अकॉर्डिंग हो, कि जितनी आपकी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की उसी के अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड सेट कीजिए। अब हम देखते हैं गाइस कंट्रोलिंग प्रोसेस, क्या स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहला आपका स्टेप होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, एक टारगेट कि आप वहाँ पहुँचना चाहते हो, और ये क्राइटेरिया होता है, यार्डस्टिक है कि बाद में जो आप एक्चुअली आप परफॉर्म करोगे आप उसके साथ कंपेयर करोगे जो आपके स्टैंडर्ड्स थे। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो आप अपने स्टैंडर्ड सेट करते हो वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, यानी कि जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो टाइम टाइम पर उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपने स्टैंडर्ड्स को भी मॉडिफाई कर सको, रिवाइज कर सको, एडजस्टमेंट कर सको आप उन चेंजेस के अकॉर्डिंग। अब जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी हो सकता है या क्वालिटेटिव टर्म्स में भी। अब क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल टर्म्स कि हमने सेल्स बढ़ानी है 10% से, 20 लाख से हमने अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है। और क्वालिटेटिव कि आपने क्वालिटी बढ़ानी है, आपकी रेपुटेशन बढ़े, आपका लेबर टर्नओवर कम हो, लेबर रिलेशंस अच्छे हों, आपके एम्प्लॉय मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़े। तो ये होते हैं टू टाइप्स के स्टैंडर्ड्स जो आप सेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि जो आपने एक्चुअली परफॉर्म किया है, जो आपका रिजल्ट आया है, आप उसको चेक करते हो, देखते हो। अब क्योंकि आपने कंपैरिजन करना है बाद में, तो इसके लिए ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है कि जिस यूनिट में आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उसी यूनिट में आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेज़र करो। कि अगर आपका टारगेट था कि आपने 20 लाख से अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो आप एक्चुअली कितनी इंक्रीज़ कर पाए वो भी आप लैक्स में देखिए, उसी यूनिट में देखिए, ना कि ये देखिए कि कितने टाइम्स हमारी इंक्रीज़ हुई है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स। तो ऐसे मैच नहीं होगा आपका एक्चुअल रिजल्ट और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब इसके बाद आप कंपेयर करोगे जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो आपके स्टैंडर्ड सेट थे, इन दोनों को। इससे आपको ये पता लगेगा कि आप कहाँ पहुँचना चाहते थे और आप कहाँ पहुँचे हो। इससे आपको इन दोनों का डिफरेंस पता लग जाएगा, जिसको हम डेविएशंस कहते हैं। अगर तो आपके एक्चुअल और डिज़ायर्ड रिजल्ट में कोई डेविएशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड थी, फिर तो आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस यहीं पर फिनिश हो जाएगा, आपको कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको आगे के स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फिर अगला स्टेप आता है एनालाइजिंग डेविएशन, कि जो आपका डिफरेंस आया है एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, जो डेविएशन है उसको आप एनालाइज करोगे, आप मेज़र करोगे। अगर तो डिफरेंस कम है, माइनर से डिफरेंस है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी लेकिन आपने 80 करी। अब क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो इस पर कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो वो एक सीरियस मैटर है कि आपने 100 की बजाय सिर्फ 60 या 70 प्रोड्यूस करी, वहाँ पे आपको फोकस करना होगा। लेकिन जब ये डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, तो वहाँ पर एक मैनेजर को कुछ मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। फर्स्ट है गाइस क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब गाइस बीइंग अ मैनेजर ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि आप एक साथ ईच एंड एवरी एक्टिविटी को चेक करो, कंट्रोल करो एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ना ही ये इकोनॉमिक है, बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आपको सिर्फ अपने की एरियाज़ पे जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है और जिनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपके प्रॉफिट अर्निंग पे और आपकी ग्रोथ पे, आप सिर्फ उन पर फोकस कीजिए। कि जैसे एक एग्जांपल है कि आपकी अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट अगर
10% से इंक्रीज़ हो रही है तो वो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या फिर पोस्टल कॉस्ट में चाहे 20 या 30% इंक्रीज़ हो रहा है, वो उससे ज़्यादा सीरियस मैटर है, बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन से रिलेटेड है, जो आपका रूटीन वर्क है। और सेकंड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब ये बड़ी कॉमन सेइंग है दैट इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू विल कंट्रोल नथिंग। और जीसस क्राइस्ट ने भी ऐसा कहा है कि अगर बचाओगे तो खो दोगे। अब गाइस ये पॉसिबल नहीं है कि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपके स्टैंडर्ड से 100% मैच करे। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आ ही जाता है, एक्सेप्शंस तो होती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको इतना आइडिया तो है कि यार हमारे 3-4% डिफेक्टिव मटेरियल प्रोड्यूस हो सकता है, अगर 5% भी हो गया तो कोई बात नहीं, इतना तो हो जाता है। लेकिन अगर 15% डिफेक्टिव मटेरियल है तो वो उस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। ये एक सीरियस मैटर है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर एक लिमिट तक डेविएशन आए तो वो इग्नोर कर देनी चाहिए, लेकिन जब ये डेविएशन अपनी लिमिट क्रॉस कर दे फिर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, जिसमें हमें यही पता लगता है कि एक्शन तभी लेना चाहिए जब ये डेविएशन अपनी लिमिट क्रॉस कर दें। या फिर डेविएशन का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अंडर एस्टिमेट या फिर ओवर एस्टिमेट किया अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को, और फिर स्टैंडर्ड सेट किया, और उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में आपको रिवाइज करना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड को रिव्यू करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपने स्टैंडर्ड को सेट करना चाहिए। अब हम करते हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्स्ट है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अब आप कंपैरिजन तभी करोगे, आप कंट्रोलिंग तभी करोगे जब आपने पहले अपने स्टैंडर्ड सेट किए हों थ्रू योर प्लानिंग। अगर आपने पहले प्लानिंग ही नहीं की तो आप किन स्टैंडर्ड के साथ अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करोगे। जब आपका कोई प्लान ही नहीं है तो कंट्रोलिंग का कोई एम नहीं रह जाता, कोई फ़ायदा नहीं है फिर कंट्रोलिंग का। एंड प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। कि आपने प्लान्स बनाए, स्टैंडर्ड सेट किए, अच्छी बात है कि आपने वहाँ पहुँचना है, एक टारगेट सेट किया, लेकिन सिर्फ टारगेट सेट करने का ही कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से उन स्टैंडर्ड्स को मेज़र ही नहीं किया, कंपेयर ही नहीं किया। तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप अचीव भी कर पाए उस टारगेट को या नहीं। तो बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। प्लानिंग इज़ प्रिस्क्रिप्टिव वाइल कंट्रोलिंग इज़ इवैल्यूएटिव। अब हमने प्लानिंग का एक ये फीचर पढ़ा है कि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें मेंटल एक्सरसाइज है, आपको इंटेलिजेंट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग करनी होगी, और फिर आप सिचुएशन को एनालाइज करके प्रिस्क्राइब करोगे, डेवलप करोगे कि किस टाइप का स्टैंडर्ड हो हमारा, और फिर आप प्लान्स बनाओगे। और कंट्रोलिंग से ये पता लगता है हमें, कंट्रोलिंग ये चेक करता है कि जो हमने प्लान्स बनाए थे वो कितने एक्यूरेट थे, कितने हमारे पोटेंशियल को सूटेबल थे, वो कितनी हमारी कैपेबिलिटी से मैच करते थे। तो जब तक आप इवैल्यूएट ही नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि जो आपने प्रिस्क्राइब किया वो ठीक भी था या नहीं। और जब तक आप सजेस्ट नहीं करोगे, प्रिस्क्राइब नहीं करोगे, तब तक आप उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे फ्यूचर में। अब कंट्रोलिंग फिफ्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लास्ट फंक्शन है, बल्कि ये वापस से मैनेजमेंट को प्लानिंग के फंक्शन पर ले आता है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग। अब प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है कि आप प्लान्स बनाते हो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आप प्लान्स बनाते हो। और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है कि आप फ्यूचर में अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कोई डिफरेंस ना आए आपकी एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, उसके लिए आप करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव एक्शन लेते हो। और प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग, कि जब आप न्यू प्लान्स बना रहे होते हो तो आप एक बार अपनी पास्ट की प्रॉब्लम्स को भी एनालाइज करते हो, उनको देखते हो कि पास्ट में आपसे क्या गलती हो गई थी और पास्ट के क्या ट्रेंड थे, फिर आप प्लान्स बनाते हो। और कंट्रोलिंग में आप अपनी पास्ट की परफॉर्मेंस को, जो आपने एक्चुअल रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए, उनको आप कंपेयर करते हो अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, लाइक अ पोस्टमार्टम। सो हम कह सकते हैं कि गाइस प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक दूसरे के लिए। तो गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी आपको अपडेट्स मिलती रहें। ओके गाइस, थैंक यू।